हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। वन लर्नर क्वेश्चन का आज 23वां वीडियो है। इससे पहले 22 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे जरूर देख लिया होगा। और देखने के साथ साथ नोट्स और रिविजन कंटिन्यू रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनेशन टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आइए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। आइए कुछ मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए करेवा मिट्टी, कौन सा मिट्टी? करेवा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो करेवा मिट्टी का निर्माण होता है हिमानी के निक्षेप द्वारा। कैसे? हिमानी के निक्षेप द्वारा करेवा मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि करेवा मिट्टी में किसकी खेती होती है? तो करेवा मिट्टी में जो है इसमें केसर की खेती होती है। किसकी खेती? केसर की खेती होती है, ठीक है। और करेवा मिट्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र राज्य जहाँ केसर उत्पादन होता है, तो भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है जहाँ केसर उत्पादन होता है, ठीक है। अगर आपसे वही पूछ लिया जाए कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है वो होता है निच्छालन प्रक्रिया द्वारा। कैसे? निच्छालन प्रक्रिया द्वारा लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए काली मिट्टी का निर्माण, काली या रेगुर, कौन सी मिट्टी? काली या रेगुर। काली को ही रेगुर भी कहा जाता है। काली या रेगुर मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो काली या रेगुर मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टान जो है, कल के वीडियो में चट्टान के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा लीजिए, देख लीजिएगा पिछले वीडियो, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान के टूट फूट से, क्या? बेसाल्ट चट्टान के टूट फूट से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। टूट फूट से। अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे करेवा मिट्टी केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरीके से लेटेराइट मिट्टी में किसकी किसकी खेती होती है? तो लेटेराइट मिट्टी में काजू, रबर, कॉफी, काजू, रबर, कॉफी, चाय यानी कि चाय पत्ती, चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी में किसकी किसकी खेती होती है? तो लेटेराइट मिट्टी में काजू की खेती होती है, रबर की खेती होती है, कॉफी की खेती होती है, चाय की खेती होती है, ठीक है। वहीं अगर काली मिट्टी के बारे में बोला जाए, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी में खेती होती है कपास की। किसकी खेती होती है? कपास की, मूंगफली की, ठीक है। कपास की, मूंगफली की खेती होती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टान के टूट फूट से। जबकि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है निच्छालन प्रक्रिया द्वारा। वहीं करेवा मिट्टी के बारे में, करेवा मिट्टी का निर्माण होता है हिमानी निक्षेप के द्वारा, ठीक है। जबकि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, ठीक है। नदियों द्वारा जो बाढ़ आता है तो नदियों द्वारा अवसाद लाया जाता है ना अपने साथ साथ, जैसे कि मिट्टी उट्टी कहीं कहीं का, तो उसी के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो जलोढ़ मिट्टी अन्य बहुत प्रकार के, विभिन्न प्रकार के अनाज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। खास करके धान की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। अगर भारत में आपसे पूछ लिया जाए कि एरिया वाइज मिट्टी का मतलब कौन सा एरिया में सबसे ज्यादा मिट्टी है, तो अगर सबसे ज्यादा एरिया वाइज पूछा जाए तो सबसे ज्यादा मिट्टी है जलोढ़। प्रथम स्थान पे जलोढ़ हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार, दूसरे स्थान पे आपका हो जाएगा लाल मिट्टी, तीसरे स्थान पे काली मिट्टी और चौथे स्थान पे लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा भारत में लगभग 43% क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। और 18% क्षेत्र में शायद लाल मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे क्षेत्रानुसार पूछा जाए, कर्मानुसार लगाने के लिए क्वेश्चन में आ जाए, कर्मानुसार सजाइए कौन सा एरिया में मतलब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सा पाया जाता है, तो पहले जलोढ़ हो जाएगा, लाल मिट्टी हो जाएगा, फिर काली मिट्टी हो जाएगा, फिर लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आई होप आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किन दो नदियों के बीच पंजाब हिमालय स्थित है? तो किन दो नदियों के बीच पंजाब हिमालय स्थित है?
सिंधु और सतलज नदी के बीच, किसके बीच? सिंधु और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय स्थित है। ठीक है, आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हिमालय की बात की जाए तो हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, कौन कौन से ये देख लेते हैं। पहले तो ये देख लीजिए कि हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। किसके द्वारा बांटा गया है? तो ये बांटा गया है सिडनी बुर्राट के द्वारा। किसके द्वारा बांटा गया है? सिडनी बुर्राट के द्वारा बांटा गया। इनका नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नदियों के आधार पे हिमालय को किसके द्वारा विभाजित किया गया है? तो सिडनी बुर्राट के द्वारा किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा आपका पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। कौन सा? कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय, और एक हो जाएगा असम हिमालय। कौन सा? असम हिमालय। आइए देख लेते हैं किन किन नदियों के बीच स्थित है। पंजाब हिमालय तो आप देख ही लिए, ये किसके बीच स्थित है? तो ये है सिंधु और सतलज के बीच। किसके किसके बीच? सिंधु और सतलज के बीच, सतलज नदी के बीच स्थित है। ठीक है, वहीं अगर कुमायूं हिमालय की बात की जाए तो कुमायूं हिमालय किसके किसके बीच है? सतलज और काली के बीच। किसके? सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। अगर नेपाल हिमालय की बात की जाए तो नेपाल हिमालय किसके किसके बीच है? तो काली और तीस्ता के बीच। किसके? काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। जबकि असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। किसके किसके बीच? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि हिमालय को नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। किसके द्वारा बांटा गया है? सिडनी बुर्राट के द्वारा। कौन कौन सा? तो पंजाब हिमालय, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, और नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, किन किन नदियों के बीच स्थित है? तो पंजाब हिमालय आपका सिंधु और सतलज के बीच स्थित है, जबकि गढ़वाल या कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच स्थित है, जबकि नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच स्थित है। वहीं असम हिमालय की बात की जाए तो तीस्ता और दिहांग के बीच स्थित है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा एरिया में कौन सा हिमालय स्थित है? तो नेपाल हिमालय। कौन सा? नेपाल हिमालय। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? राजस्थान के बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आ जाएगा? तो मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछता। आपको अगर क्रम वाइज भी लगाने देगा तो 3 ही पूछेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद राजस्थान प्रथम स्थान पर हो गया, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा यूपी। कौन सा हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। जबकि एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य गोवा और एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, अब वहीं एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है?
तो सबसे बड़ा तटीय राज्य हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा तटीय राज्य? गुजरात। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात है। मूंगफली का उत्पादन, अभी जस्ट मैं पहले क्वेश्चन में बताई थी, मूंगफली के उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? तो इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी। कौन सा? काली या रेगुर मिट्टी उपयुक्त है। ठीक है, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है? कपास या सर्वाधिक, आप तो देख ही लिए, मूंगफली सर्वाधिक कहाँ होता है? गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में होता है। कपास भी महाराष्ट्र गुजरात में सर्वाधिक होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। वहीं अगर जूट की बात बोल दिया जाए कि बिहार मतलब भारत में जूट सर्वाधिक कहाँ होता है, तो भारत में जूट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है जूट सर्वाधिक? पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है मालप्रभा। किसकी सहायक नदी है मालप्रभा? कृष्णा की सहायक नदी। आइए कृष्णा की कुछ और सहायक नदियों को देख लेते हैं। कृष्णा की सहायक नदी है घाटप्रभा। घाटप्रभा किसकी सहायक नदी है? घाटप्रभा कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी किसकी सहायक नदी है? मूसी, तो मूसी भी कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा की। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा भी कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? हैदराबाद। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मूसी नदी के किनारे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णा और कावेरी के डेल्टा को क्या कहा जाता है? तो भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा को कहा जाता है धान का कटोरा। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, या चावल का कटोरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2011 के 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या के मामले में देश में कौन सा स्थान है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान है। कैवा स्थान है? तीसरा स्थान है। जस्ट मैं बताई कि प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो प्रथम स्थान पर जनसंख्या के अनुसार यूपी है। कौन सा है? यूपी है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का जनसंख्या कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बिहार का जनसंख्या हो जाएगा 10,99,452। कितना हो जाएगा? 10,99,452 जनसंख्या है बिहार का। ठीक है, अगर आपसे एक और क्वेश्चन, और क्या कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, जनसंख्या घनत्व के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या घनत्व के अनुसार भी जनसंख्या घनत्व के अनुसार, याद रखिएगा ये सारा 2011 के जनगणना के अनुसार हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी जनगणना नहीं हुआ है, इसीलिए उसी जनगणना के अनुसार जो भी होता है, तो जनसंख्या घनत्व के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार है। कौन सा है? बिहार है। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व 1106 है। कितना है? 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एक किलोमीटर में बिहार में कुल 1106 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 1106 लोग रहते हैं। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का है? ठीक है, बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस जिला में है? किस जिला में है? तो शिवहर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शिवहर।
सीहोर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार के किस जिला में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, किस जिला में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है बिहार के, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है कहाँ, कैमूर में। कहाँ है, कैमूर में। जैसे कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला में है, तो सीहोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीहोर हो जाएगा। लेकिन बिहार के किस जिला में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो कैमूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, ठीक है। और अगर भारत में पूछ लिया जाए कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। कितना है, 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। जबकि अगर भारत में न्यूनतम जनसंख्या पूछ लिया जाए कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। कितना है जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, तो 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। कितना है, यानी कि 1 किलोमीटर में सब मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अगर वहीं आपसे राज्य मेंशन नहीं करे और सीधा पूछ लिया जाए कि भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ है, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए अगर राज्य आपसे पूछ लेगा तो राज्य में प्रथम स्थान पे बिहार हो जाएगा। जबकि राज्य वहां मेंशन नहीं करे, सीधा पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो दिल्ली हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है। दिल्ली में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व दिल्ली का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 11,320। कितना हो जाएगा, 11,320 दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है। जबकि देख लीजिए बिहार का मात्र 1106 है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो हिंद महासागर तथा लाल सागर को जोड़ती है बाब अल मंडेल। कौन सा, बाब अल मंडेल जल संधि हिंद महासागर को और लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। बाब अल मंडेल जल संधि को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आंसुओं का द्वार। क्या कहा जाता है, आंसुओं का द्वार कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि किस जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है, तो बाब अल मंडेल को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। तो बाब अल मंडेल जल संधि जो है किस दो महाद्वीप को अलग करती है, तो किस दो महाद्वीप को अलग करती है ये, तो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। किसे करती है, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, ठीक है। कौन सा जल जल संधि, बावल मंडेल, ठीक है। अगर वही पूछ लिया जाए कि किस देश को अलग करती है, किस देश को अलग करती है बावल मंडेल जल संधि, तो यमन को जिबूटी से। किसे अलग करती है, यमन को जिबूटी से अलग करती है, ठीक है। जिबूटी से अलग करती है। तो अगर दो सागर पूछ लिया जाए किस सागर को जोड़ती है, क्योंकि कोई भी जल संधि जो है ना वो सागर को जोड़ती है लेकिन स्थल को अलग करती है, इसीलिए बावल मंडेल जल संधि एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। जबकि अगर देश आपसे पूछ लिया जाए तो यमन को जिबूटी से अलग करती है। किसको अलग करती है, यमन को जिबूटी से अलग करती है। लेकिन किस महासागर को जोड़ती है, तो बावल मंडेल लाल हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का अगर मलक्का जल संधि की बात की जाए कि मलक्का जल संधि जो है किस सागर को जोड़ती है, तो मलक्का जल संधि जो है दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है। किसे जोड़ती है, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। कौन सा जल संधि, मलक्का जल संधि, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा जल संधि कौन सा है, विश्व का सबसे लंबा जल संधि, तो विश्व का सबसे लंबा जल संधि हो जाएगा मलक्का जल संधि। कौन सा जल संधि, मलक्का जल संधि। जबकि विश्व का सबसे चौड़ा जल संधि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विश्व का सबसे चौड़ा जल संधि हो जाएगा डेविस जल संधि। कौन सा, डेविस जल संधि, ठीक है। आइए लिख देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। विश्व का सबसे चौड़ा जल संधि, ठीक है। चौड़ा जल संधि कौन सा है, तो मलक्का जल संधि। कौन सा, मलक्का जल संधि, ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सॉरी चौड़ा लिख दिए ना, तो इसका मलक्का नहीं होगा, इसका डेविस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेविस हो जाएगा। विश्व का सबसे चौड़ा जल संधि डेविस जल संधि। लेकिन विश्व का सबसे लंबा जल संधि, लंबा जल संधि कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा मलक्का। क्या हो जाएगा,
मलक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रंगराजन समिति का संबंध किससे है। तो रंगराजन समिति का संबंध है भुगतान संतुलन से। किससे है? भुगतान संतुलन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति का वास्तविक जीवन का आकलन जो है वो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जा सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय किसने निकाला था, तो भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी के द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा निकाला गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा निकाला गया था। और कितना निकाला गया था प्रति व्यक्ति आय? तो 20 रुपए निकाला गया था। कितना निकाला गया था? मात्र 20 रुपए उस समय प्रति व्यक्ति आय था। ये शायद 1867-68 में निकाले थे। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में निकाला गया था। ठीक है, और किसने निकाला सर्वप्रथम? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा निकाला गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है। विनिमय मतलब रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है। तो सेबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, सेबी का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर स्थापना की बात की जाए कि स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना जो है सेबी का स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, संवैधानिक दर्जा कब इसे वैधानिक दर्जा कब मिला था? वैधानिक दर्जा के बारे में पूछा था कि सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला था, तो इसे मिला था 30 जनवरी 1992 को। कब मिला था? 30 जनवरी 1992 को सेबी को वैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है सेबी का, तो वर्तमान में अध्यक्ष सेबी का है तुहिन कांता पांडे। कौन है? तुहिन कांता पांडे। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है सेबी के? तुहिन कांता पांडे। इससे पहले कौन था? इससे पहले माधवीपुरी बुश थी, जो सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुश थी। लेकिन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे है। ठीक है, 2025 में ही ये नियुक्त हुए हैं सेबी के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला था? 30 जनवरी 1992 को। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है, स्थापना की बात की जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो आरबीआई का स्थापना जो है वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था आरबीआई की स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आरबीआई का प्रथम गवर्नर जो है कौन थे? ओशबोन क्या नाम था उनका भाई? ओशबोन बॉर्थ। क्या नाम था? ओशबोन बॉर्थ। इसी तरह करके कुछ नाम था उनके अध्यक्ष का, ओशबोन बॉर्थ ही था। हाँ, इसी टाइप से बर्थ या बोर्थ, यही नाम था उनका, ओशबोन बॉर्थ। आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, कौन थे? प्रथम गवर्नर थे। और स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। जब आरबीआई का स्थापना हुआ था उस टाइम आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में था। कहाँ था? कलकत्ता में था। लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय को ट्रांसफर करके मुंबई कर दिया। तो वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। गरीबी हटाने
पर बल पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाने पर बल पहली बार दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। कब दिया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसका कार्यकाल क्या था चौथी पंचवर्षीय योजना का? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1969 से 1974। क्या था कार्यकाल? 1969 से 1974। लेकिन आपको क्वेश्चन में देखने को मिला होगा, बहुत बार आपको लगता होगा कि शायद ये गलत होगा, लेकिन नहीं, ये सही है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि गरीबी हटाने पर बल पहली बार कब दिया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। अगर यही पूछ लिया जाए कि गरीबी उन्मूलन का नारा कब दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा तो ये दिया गया था पंचवर्षीय योजना में। कब दिया गया था? पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। सॉरी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कब दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इसका कार्यकाल क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल था 1974 से 1978। क्या था कार्यकाल? 1974 से 1978। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र पंचवर्षीय योजना कौन था जिसका कार्यकाल 5 वर्ष ना होकर 4 वर्ष ही था? तो एकमात्र पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना है जिसका कार्यकाल मात्र 4 वर्ष का था। कितना का था? मात्र 4 वर्ष का था। ठीक है। पंचवर्षीय योजना कुल कितने पंचवर्षीय योजना हुए थे? तो 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था। कितना? 12 पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 56। क्या था? 1951 से 56। अवकाश काल, योजना अवकाश काल कितने से कितने वर्ष का कहा जाता है? योजना अवकाश काल अगर योजना अवकाश काल आपसे पूछ लिया जाए तो 1966 से 69। ठीक है, 1966 से 69 के काल को योजना अवकाश काल कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लाया गया था, मात्र एक वर्ष का प्लानिंग लाया गया था, इसीलिए इसे योजना अवकाश वर्ष कहा जाता है। क्योंकि इस समय युद्ध चल रहा था, भारत चीन से युद्ध चल रहा था, इस कारण यहाँ पर पंचवर्षीय योजना लागू नहीं किया गया था। इसे क्या कहा जाता है? तो योजना अवकाश काल कहा जाता है। रोलिंग प्लान किसे कहा जाता है? तो रोलिंग प्लान 1978 से 80 के बीच भी कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लाया गया था। तो 1978 से 80 के बीच भी एक वर्ष के लिए योजना लाया गया था, उसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जबकि योजना अवकाश का काल था 1966 से 69। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोलर मॉडल पर आधारित था। किसे? हेराल्ड डोलर मॉडल पर आधारित था। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित था। किस पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है। जबकि प्रथम हेराल्ड डोलर मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ये कहाँ है? तो ये स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, अगर आपसे पूछा जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहाँ है? असम में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। दाचीग्राम कहाँ है? दाचीग्राम नेशनल पार्क। दाचीग्राम नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है। हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हंगुल के लिए प्रसिद्ध है दाचीग्राम नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में नई वन नीति कब लागू किया गया था? तो भारत में नई वन नीति लागू किया गया था 1988 में। कब लागू किया गया था? 1988 में। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम प्रथम बार कब लाया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1972 में। कब लाया गया था? 1972 में लाया गया था। वही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है ये लाया गया था 1980 में। कब लाया गया था? 1980 में लाया गया था। जबकि वन नीति
मतलब नई वन नीति यानी कि नई वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था या फिर नई वन नीति कब लाया गया था, तो वो लाया गया था 1988 में, ठीक है। जबकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। आर्टिकल 143। कौन सा 143 आर्टिकल 143। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये प्रावधान जो है इसका प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का राष्ट्रपति वाला ये प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वरीयता अनुक्रम के अनुसार वरीयता अनुक्रम के अनुसार किसका पहला स्थान होगा। तो किसका पहला स्थान होगा, राष्ट्रपति का पहला स्थान होगा। किसका पहला स्थान होगा, राष्ट्रपति का। आइए वरीयता क्रम के अनुसार देख लेते हैं कुछ और स्थान को जिससे संबंधित क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगर आपसे वरीयता के अनुसार पूछ लिया जाए सबसे पहले वरीयता किसको मिला गया है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। एक नंबर पर। 2 नंबर पे कौन आ जाएगा, तो 2 नंबर पे आ जाएंगे उपराष्ट्रपति। कौन आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति। 3 नंबर पे कौन आ जाएंगे, 3 नंबर पे आ जाएंगे प्रधानमंत्री। 4 नंबर पे कौन आ जाएंगे, तो 4 नंबर पे अपने अपने राज्यों में राज्यपाल। राज्यों में राज्यपाल, ठीक है, अपने अपने राज्यों में राज्यपाल। 5वें स्थान पे कौन आ जाएगा, तो 5वें स्थान पे आ जाएंगे पूर्व राष्ट्रपति। पूर्व राष्ट्रपति। आइए इससे संबंधित कुछ और बताते हैं। हो सकता है वरीयता क्रम क्या होता है आप लोगों को कंफ्यूजन। वरीयता क्रम मतलब दैट मीन्स कि जैसे कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहां पर सबसे पहले चेयर किसका लगेगा, तो सबसे पहले जो चेयर लगेगा वो राष्ट्रपति का लगेगा। सेकंड चेयर किसका होगा, सेकंड चेयर होगा उपराष्ट्रपति का। थर्ड चेयर किसका होगा, थर्ड नंबर पे कौन बैठेगा, थर्ड नंबर पे प्रधानमंत्री बैठेंगे। 4 नंबर पे अपने अपने राज्यों में राज्यपाल बैठेंगे, ठीक है। और 5 नंबर पे, तो 5 नंबर में चेयर लगेगा पूर्व राष्ट्रपति का, ठीक है। तो यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई ये क्या है, अपने अपने राज्यों में राज्यपाल क्या है। तो अपने अपने राज्यों में दैट मीन्स ये है कि अगर मान लीजिए कोई स्टेट में कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो स्टेट में प्रोग्राम होता है ऐसे करके चेयर लगेगा। फर्स्ट में राष्ट्रपति का लगेगा, सेकेंड में उपराष्ट्रपति का लगेगा, थर्ड में आपका लगेगा प्रधानमंत्री का, और फोर्थ में लगेगा अपने अपने राज्यों मतलब जिस राज्य में प्रोग्राम हो रहा है उस राज्य का राज्यपाल का लगेगा फोर्थ स्थान पे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं सेंट्रल लेवल पे कुछ हो रहा है तो वहां पे राष्ट्रपति का, अगर राज्यपाल का वरीयता क्रम में पूछ लिया जाए कौन सा स्थान हो जाएगा, तो वहां पे वरीयता क्रम में ये 8वें स्थान पे आ जाएंगे। कौन में स्थान पे आ जाएंगे, 8वें स्थान पे आ जाएंगे। जबकि अपने अपने राज्यों में राज्यपाल का स्थान रहता है चौथा, लेकिन सेंट्रल लेवल में तो 8वें स्थान पे आ जाएंगे, ठीक है। 5वें स्थान पे कौन आ जाएंगे, तो 5वें स्थान पे पूर्व राष्ट्रपति आएंगे। कौन आएंगे, पूर्व राष्ट्रपति आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा नीचे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों तक लागू रह सकता है। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रह सकता है। कितने कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक। लेकिन प्रथम बार में कितने वर्ष, कितने समय तक लागू रहेगा, प्रथम जब लगेगा राष्ट्रपति शासन तो कितने समय के लिए, तो प्रथम में रहेगा ये मात्र 6 माह के लिए। कितने के लिए, 6 माह के लिए। इसके बाद संसद के अनुमोदन के पश्चात इसे 6 माह तक बढ़ाकर 6 माह बढ़ाया, फिर 6 माह बढ़ाया, फिर 6 माह बढ़ाया, ऐसे करके अधिकतम 3 वर्ष तक ले जा सकते हैं, ठीक है। इसका अपवाद क्या है, अपवाद है पंजाब, ठीक है। पंजाब में 4 वर्ष के लिए लागू हो गया था क्योंकि वहां का स्थिति ठीक नहीं था, इसलिए पंजाब में अधिकतम 4 वर्ष के लिए लागू हुआ था, ठीक है। पंजाब इसका अपवाद हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति जब शासन लागू होता है तो कितने दिनों के अंदर अनुमोदन लेना अनिवार्य होता है, तो 2 माह के अंदर, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 माह के अंदर संसद से अनुमोदन लेना अनिवार्य है। संसद बोले तो राज्यसभा और लोकसभा से अनुमोदन लेना अनिवार्य है 2 माह के अंदर, यानी कि 60 दिनों के अंदर। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो 30 दिनों के भीतर अनुमोदन लेना अनिवार्य होता है। कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर। जबकि राष्ट्रपति शासन में अधिकतम 7 दिन यानी कि 2 माह के अंदर अनुमोदन लेना अनिवार्य है, यानी कि अनुमति स्वीकृति उनकी लेना
अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन ऐसा राज्य है जहाँ अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ है, तो ऐसे मात्र 2 राज्य हैं जहाँ पर एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ है। तो कौन-कौन सा राज्य है वो? तेलंगाना और छत्तीसगढ़। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ मात्र 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया गया? सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है यूपी में। कहाँ लागू किया गया है? यूपी में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, ठीक है। 3 वर्ष। एक और क्वेश्चन जान लीजिए, अगर आपसे डेप्थ में या फिर यूपी पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस सिविल सर्विस का आप एग्जाम देंगे तो डेप्थ में भी जाके क्वेश्चन पूछता है। देखिए, ऐसे तो अधिकतम 1 साल तक ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन 2 मात्र ऐसे कंडीशन है जिस कंडीशन में आप 3 वर्ष तक अधिकतम राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या है? तो कंडीशन नंबर 1 ये है कि मान लीजिए कहीं पर अगर भारत के किसी कोना पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो वैसे स्थिति में आप राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष तक अधिकतम कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि अगर निर्वाचन आयोग ये बोले कि इस राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, तो वैसे कंडीशन में भी राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष तक किया जा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसी चैनल पर वीडियो अपलोड होगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगर वो वीडियो देख लेंगे ना तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इसका प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान लिया गया फ्रांस के संविधान से। कहाँ से? फ्रांस से लिया गया प्रोटेम स्पीकर वाला प्रावधान। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है, तो प्रोटेम स्पीकर का काम है सांसद को शपथ दिलाना। क्या काम है इनका? लोकसभा में जो निर्वाचित होकर एमपी जाते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाता है? तो उनको शपथ दिलाया जाता है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता है। क्यों नहीं दिलाता है? क्योंकि वो सांसद के रूप में ऑलरेडी शपथ ले लिए होते हैं, इसलिए दोबारा शपथ नहीं दिलाया जाता है। तो आइए बता देती हूँ कौन कौन को शपथ नहीं दिलाया जाता है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाया जाता है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष को उप सभापति को शपथ नहीं दिलाया जाता है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाया जाता है, ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाया जाता है। विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को यानी सभापति उप सभापति को शपथ नहीं दिलाया जाता है। तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि जब राज्यसभा के उप सभापति को शपथ नहीं दिलाया जाता है तो राज्यसभा के सभापति को शपथ क्यों दिलाया जाता है? तो राज्यसभा के सभापति को इसलिए शपथ दिलाया जाता है क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति मतलब राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। जो भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बन गया तो स्वयं ही राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते? तो उपराष्ट्रपति को तो ऑलरेडी राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है, तो उनको शपथ लेने की क्या ही आवश्यकता है। इसीलिए सभापति का मैं जिक्र यहाँ नहीं की, ठीक है। तो शपथ किसे कौन कौन नहीं लेता है? राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष शपथ नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो लोग सांसद के रूप में ऑलरेडी शपथ ले लिए होते हैं, एमपी या एमएलए के रूप में ऑलरेडी शपथ ले लिए होते हैं। कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आइए ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित किया गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगर वहीं आपसे प्रांतों में पूछ लिया जाए कि प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब किया गया था, तो प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। किसके तहत? भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। 1919 का अधिनियम एक और चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारत शासन अधिनियम 1919 एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है प्रांतों में द्वैत शासन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। भारत प्रशासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। तो प्रांतों को द्वैत शासन से स्वतंत्र कब किया गया? तो इसे स्वतंत्र किया गया है, स्वायत्त किया गया। कब किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत इसे स्वतंत्र कर दिया गया। लेकिन द्वैत शासन कब लगाया गया था प्रांतों में? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं? आई होप नहीं हो रहे हैं। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का स्थापना हुआ भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत,
लेकिन प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका का स्थापित हुआ भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? तो जूनागढ़ रियासत को मिलाया गया था जनमत संग्रह के द्वारा। कैसे मिलाया गया था? जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया था। आपको ज्ञात होगा कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था उस समय भारत कई टुकड़ों में बटा था, लगभग 562 टुकड़ों में बटा था, यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों में अपने वहां के राजा होते थे। उनको मिलाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? उनको मिला के एक भारत का निर्माण किया गया। किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसीलिए तो उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। उन्हीं के द्वारा 562 रियासत को मिलाकर भारत का निर्माण किया गया। लेकिन 2-3 ऐसे रियासत था जो भारत में नहीं मिला था उस टाइम, बोला हम स्वतंत्र रहेंगे। तो एक तो है जूनागढ़, जिसे मिलाया गया जनमत संग्रह के द्वारा। जनमत संग्रह क्या होता है? तो जनमत संग्रह होता है कि लोगों द्वारा वोटिंग कराया जाता है कि आप वोट कीजिए कि आप किस में मिलना चाहते हैं, आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं या फिर भारत में विलय होकर रहना चाहते हैं। तो यही जन मतलब जन मतलब क्या होता है? लोग होता है। तो ये लोग का मत जाना गया, तो ज्यादातर लोग बोला कि नहीं हम भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो यानी कि जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ एक रियासत था जहाँ राजा का शासन चलता था, तो जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया। किसके तहत? जनमत संग्रह के द्वारा। कब मिलाया गया था? तो इसे मिलाया गया था फरवरी 1948 में। कब मिलाया गया था? फरवरी 1948 में। इसी तरीके से एक हैदराबाद रियासत था। कौन सा रियासत? हैदराबाद रियासत। ये भी भारत में नहीं मिला था उस समय, ये भी बाद में मिला। ये भी मिलना नहीं चाह रहा था, अलग रहना चाह रहा था, या पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था। लेकिन इसे मिलाया गया इसे किस प्रक्रिया के द्वारा मिलाया गया? इसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। किस प्रक्रिया के द्वारा? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। इसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। कब मिलाया गया इसे? तो इसे मिलाया गया 17 सितंबर 1948 को। कब मिलाया गया? 17 सितंबर 1948 को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिला लिया गया हैदराबाद को। उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? किस, अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। किसके तहत? ऑपरेशन पोलो के तहत। कब मिलाया गया था? तो 17 सितंबर 1948 को। एक और इसी तरीके से रियासत था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी भारत में नहीं मिला था। जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया था? तो जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था विलय पत्र के माध्यम से। किसके द्वारा? विलय पत्र के माध्यम से। ठीक है, मतलब कि जब इस पर पाकिस्तान आक्रमण किया तो यहाँ के जो राजा थे वो स्वयं भारत के प्रधानमंत्री, उस टाइम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके पास आके ये प्रस्ताव रखे कि हमको भारत में मिला लीजिए। तो किसके द्वारा? तो एक पत्र के माध्यम से उन्होंने पत्र में हस्ताक्षर किया कि मैं मिलना चाहता हूँ, यानी कि विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया था। ठीक है, कब मिलाया गया था? तो इसे मिलाया गया था 26 अक्टूबर 1947 को, क्योंकि भारत के कुछ ही आजाद हुए कुछ ही दिन हुआ था उसी समय जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था, जिस कारण वहां के जो शासक थे, क्या नाम था उस समय, हरिलाल के क्या नाम था ध्यान नहीं आ रहा है, तो उन्हीं के द्वारा कहा गया कि मैं भारत में मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तो मिल लिए वो किसके माध्यम से? विलय पत्र के माध्यम से। कब मिले थे? 26 अक्टूबर 1947 को। जबकि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था, ऑपरेशन पोलो चलाकर कब मिलाया गया था? 17 सितंबर 1948 को। जबकि जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को मिलाया गया था, कब मिलाया गया था? फरवरी 1948 को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थकर कौन थे? तो द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थकर थे अजीतनाथ। कौन थे? अजीतनाथ थे। कौन थे? अजीतनाथ। इनका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह था इनका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह क्या था ध्यान नहीं आ रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैन ग्रंथ के प्रथम, पहले तो आप ये जान लीजिए कि जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की संख्या कितनी है। तो जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की संख्या कितनी है? कुल तीर्थकरों की संख्या है 24। कितनी है? 24। 24 तीर्थकर हुए हैं। 24 तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, तो प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जिनके द्वारा जैन धर्म की स्थापना किया गया था, तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है, द्वितीय तीर्थकर कौन थे? अजीतनाथ थे। कौन थे? अजीतनाथ थे। तृतीय, तीसरे स्थान के तृतीय क्रम के जैन तीर्थकर कौन थे? तो वो थे संभवनाथ। कौन थे? संभवनाथ थे। ठीक है, कौन थे? संभवनाथ थे।
इनका चिन्ह क्या था? इनका घोड़ा था। क्या था? घोड़ा था। इनका क्या था? इनका था वृषभ। क्या था? वृषभ। वृषभ था। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 24वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के अंतिम, या 24वें तीर्थंकर, एक तो 23वें तीर्थंकर, हाँ 23वें तीर्थंकर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका चिन्ह क्या था? तो इनका चिन्ह था सांप। क्या था? सांप। 24वें और अंतिम तीर्थंकर, 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? ओहो, महावीर स्वामी थे। इनका क्या था? इनका था शेर। क्या था? शेर था इनका चिन्ह। ठीक है। क्या था? शेर था। शेर या महाशेर था। तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने थे? 24 थे। जैन धर्म का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऋषभ देव के द्वारा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ। तीसरे कौन थे? संभवनाथ थे। ठीक है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। उनका चिन्ह क्या था? सांप था। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 599 ईस्वी में। 599 बीसी में, ईस्वी नहीं, बीसी में, यानी कि ईसापुर में हुआ था। 599 ईसापुर में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति, ये भी जान लीजिए, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? तो महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था? किस नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे। जैसे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुआ था, सेम उसी तरह महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। किस गांव में? तो जुम्बिक ग्राम गांव में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? जुम्बिक ग्राम गांव में, जो वर्तमान जमुई में पड़ता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। जैसे महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी तरीके से महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में। और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? जुम्बिक ग्राम में। कहाँ हुई थी? जुम्बिक ग्राम में। जुम्बिक ग्राम कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान जमुई में। ठीक है। किस नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? निरंजना नदी के किनारे हुई थी। इन्होंने गिरि त्याग कितने वर्षों में किया था? तो इन्होंने महावीर स्वामी ने गिरि त्याग किया था 30 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष तपस्या के बाद। कितने वर्ष तपस्या के बाद? 12 वर्ष तपस्या के बाद, यानी कि 42 साल की उम्र में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि महात्मा बुद्ध ने गिरि त्याग किया था 29 वर्ष की उम्र में, और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष तपस्या के बाद। कितने वर्ष तपस्या के बाद? 6 वर्ष, यानी कि 35 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, और महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? एला सापल संधि। कौन सा? एला सापल संधि के द्वारा हुआ था। सापिल संधि के द्वारा इनको इस संधि की समाप्ति हुई थी, एला सापल संधि के द्वारा। तो अगर आप कर्नाटक युद्ध की बात किया जाए तो कुल कर्नाटक युद्ध कितना हुआ था? कुल कर्नाटक युद्ध जो है ये हुआ था 3। कितना हुआ था? 3। कब कब हुआ था? प्रथम कब हुआ था? तो प्रथम हुआ था 1746 से 49। कब हुआ था? 46 से 48। प्रथम हुआ था 46 से 48। दूसरा हुआ था 1749 से 54। 1749 से 54। तीसरा कब हुआ था? 1756 से 63। ठीक है। इसकी समाप्ति एला सापल संधि के द्वारा हुआ था, जबकि इसकी दूसरी कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ था किस संधि के तहत? तो इसकी समाप्ति हुई थी पांडिचेरी संधि के साथ तहत, पांडिचेरी संधि के तहत। ठीक है। जबकि तीसरा का समाप्ति हुआ था पेरिस के संधि के तहत। किस संधि के तहत? पेरिस संधि के तहत
तीसरा युद्ध की समाप्ति हुआ था। पहला का एला सापल की संधि, दूसरा का पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ था और तीसरा पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48, दूसरा हुआ था 1749 से 54 और तीसरा हुआ था 1756 से 1763, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। तीसरा कर्नाटक युद्ध को ही सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ था कर्नाटक युद्ध? तो फ्रांस और अंग्रेजों के बीच। किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया। शायद आज क्वेश्चन की संख्या 23 ही था। थैंक यू सो मच। आई होप आज का वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और क्वेश्चन सारे उपयोगी हैं, इसलिए इसे प्लीज आप लोग नोट डाउन भी कीजिएगा। ठीक है।